वेलकम बैक टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, टेस्ट नंबर 3 ऑनलाइन और टेस्ट नंबर 1 ऑफलाइन दोनों कॉमन था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम लोग इसके सॉल्यूशन को आज डिस्कस करेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों कहा गया है द फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस आर 1 मीटर and 0.968 meter for red and blue rays respectively. Okay. Calculate the chromatic aberration and dispersive power of material of lens respectively. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ के अंदर कोई हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ, ऑब्वियस सी बात है, दो लाइटें यूज की गई, रेड लाइट और ब्लू लाइट। तो रेड लाइट के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगा और ब्लू लाइट के लिए कम होगा। तो जिसके लिए फोकल लेंथ ज़्यादा है बच्चों, ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर कंसंट्रेट होगा। यहाँ पर कहीं ये पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट किसके लिए, फोकल पॉइंट यहाँ पर रेड लाइट के लिए हो गया। और यहाँ पर बच्चों कोई लाइट ऐसे गया, यहाँ पर जाके कहीं कंसंट्रेट होगा, ऐसे ये होगा फोकल पॉइंट फॉर ब्लू लाइट। ऐसे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये हमारे पास कहलाएगा यहाँ पर क्रोमेटिक एबर्शन। तो क्रोमेटिक एबर्शन बेसिकली यहाँ के अंदर ये वाली दूरी अगर मैं देखूँ तो आ जाएगा फोकल लेंथ फॉर रेड लाइट, और ये वाला डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं देखूँ तो आ जाएगा फोकल लेंथ फॉर ब्लू कलर। तो यहाँ पर इन दोनों डिस्टेंस के बीच में जो अंतर है, दिस वन, यही कहलाएगा क्रोमेटिक एबर्शन। क्रोमेटिक एवर्शन की इस तरह से जो वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर होएगी वो हो जाएगी सिंपली एफ आर, फोकल लेंथ फॉर रेड कलर, माइनस ऑफ फोकल लेंथ फॉर यहाँ पर हो जाएगा ब्लू कलर। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर 1 मीटर दिया गया है और ब्लू लाइट के लिए फोकल लेंथ बच्चों यहाँ के अंदर गिवन है 0.968। ओके बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसका आंसर निकलेगा 0.032 मीटर। ये आ गया क्रोमेटिक एवर्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और दूसरा हमारे पास पूछा गया डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू हो जाएगा व्हाट एवर क्रोमेटिक एवर्शन जो भी हुआ है, एफ आर माइनस ऑफ एफ बी यहाँ के अंदर होगा, डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ के अंदर आता है फोकल लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट कलर। और इंटरमीडिएट कलर हमारा क्या होता है, इन दोनों कलर का जिमेट्रिकल मीन होता, दोनों कलर के जो फोकल लेंथ हैं उनका जिमेट्रिकल मीन, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एफ आर इंटू एफ बी ले लिया जाए तो यहाँ के अंदर बच्चों ये आ जाएगा इंटरमीडिएट कलर। वी आई बी जी वाई ओ आर का जब स्पेक्ट्रम होता था तो यहाँ येलो कलर से हम लोग काम चलाते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा रेड और ब्लू का केस दिया है तो इन दोनों का बच्चों इन दोनों का जिमेट्रिकल मीन लेंगे जो कि यहाँ होगा। सॉल्व करेंगे, ऊपर तो हमारा आ जाएगा 0.032 और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाएगा एफ आर। रेड कलर के लिए यहाँ के लिए जो फोकल लेंथ हमारा आएगा रेड कलर के लिए 1 हो गया और ब्लू के लिए आ गया 0.968। बच्चों इसको सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे तो इसका आंसर मिलेगा 0.0325। लगभग ये नीचे 1 आ गया और 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और बच्चों यहाँ पर इतना ही लगभग आ गया पूरा। और एक डिजिट आगे ले जाओगे तो करेक्ट आंसर इसका मिलेगा 0.0325। तो क्रोमेटिक एवर्शन जो हमारे पास था बच्चों उसकी वैल्यू कुछ ये आ गई, कितनी, 0.032 मीटर। और यहाँ पर बच्चों ओमेगा जो डिस्पर्सिव पावर था उसकी वैल्यू मुझे मिली 0.0325, ये हो गया, जिसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन वाइज मैं देखूँ बच्चों तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर मिल रहा है दिस इज ऑप्शन ये। यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस जो है वो हमारा ऑप्शन ये होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज √2। ओके, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट on one of the faces of the prism is 45 degree. Okay, calculate the angle of emergence and deviation of the ray respectively. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, देखो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। यहाँ उन्होंने बात किया इक्विलैटरल प्रिज्म का। इक्विलैटरल प्रिज्म इन दी सेंस एक ऐसे प्रिज्म की बात हो रही है जहाँ पे तीनों एंगल क्या हो, सेम, 60 60 60 तीनों आ जाएंगे।
हमसे कहा गया है इसका जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट में 2 है और कोई लाइट जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। 45 ये नॉर्मल रहा, तो लाइट बच्चों 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर आया, 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर आया, और जब 45 पर आया बच्चों तो रिफ्रैक्ट हुआ होगा, नॉर्मल की ओर बेंड हुआ होगा। यहाँ ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और यहाँ पर ये हमारे पास अगर नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है बच्चों तो लाइट रे फिर रिफ्रैक्ट होगा ऐसे। यहाँ पर ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 यहाँ हम लोग लेते थे और इसको बच्चों R2 का नाम देते थे ऐसे। याद है? हमसे 2 सवाल यहाँ के अंदर पूछा गया है कि सर आप ये बताइए यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा और डेविएशन एंगल क्या होगा। I2 मुझे निकालना है बच्चों। देखो सब लोग समझो, यहाँ पर R1 क्या होगा सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो R1 अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, R1 अगर निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं स्नेल लॉ लगा देता हूँ बच्चों। अगर स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाऊंगा, पॉइंट ये हमारे पास रहा, ये पॉइंट बी रहा। स्नेल्स लॉ अगर मैं यहाँ के अंदर बच्चों लगाऊं स्नेल्स लॉ, तो कहानी हमारी कुछ ऐसे होगी, साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर, साइन R1 हो गया इक्वल टू μ2 इन दी सेंस यहाँ का म्यू डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, एयर है, स्क्वायर रूट 2 बाई 1 हो गया बच्चों। ये इस प्रकार से हमारे पास साइन R1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ के अंदर बच्चों, साइन R1 की वैल्यू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गया बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 और बाई स्क्वायर रूट 2 पहले से था तो आ गया 1 बाई 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि बच्चों यहाँ के अंदर R1 हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, R1 हमारा 30 डिग्री के बराबर आ गया। ये बात क्लियर हुआ। अब आप लोग फिर एक चीज देखो बच्चों, हमें पता है किसी प्रिज्म के लिए R1 प्लस R2, इन दोनों जगहों पे ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं इनको अगर मिला दिया जाए तो ये प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये प्रिज्म एंगल के बराबर होता है बेटा तो R1 हमारा 30 डिग्री है, R2 क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ 60 डिग्री होगा, क्योंकि जिस प्रिज्म की बच्चों बात हुई है वो हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म है। इस तरह से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। R2 हमारा 30 डिग्री आ गया, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना चाहूँ क्या होगा, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्नेल्स लॉ। बच्चों यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट बच्चों, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। यहाँ पर बच्चों यहाँ में मैं लगा देता हूँ तो आ जाएगा साइन इधर से सोचो कि इधर से अगर लाइट गया होता तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करता हुआ ऐसे जाता, तो मैं लिखता साइन I2 अपॉन साइन R2, दिस विल बी इक्वल टू म्यू बाई 1। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन I2 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2। म्यू की वैल्यू बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, और यहाँ पर बच्चों साइन R2 की वैल्यू अभी आप लोगों ने देखा साइन 30 है, और साइन 30 मैं यहाँ लिखूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर ये 1/2 हो गया बच्चों तो इसको सॉल्व मैं करूंगा, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 आ गया। साइन I2 अगर 1 बाई स्क्वायर रूट 2 आ गया मीन्स बच्चों यहाँ I2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, I2 की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस जो हमारा होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया इसी में कि डेविएशन एंगल क्या होगा। तो डेविएशन एंगल बच्चों यहाँ के अंदर आप लोग एक चीज देखो, I1 हमारा 45 था और I2 भी 45, R1 इक्वल टू R2, मतलब मिनिमम डेविएशन का केस होगा। तो यहाँ के लिए बच्चों डेविएशन की जो वैल्यू होगी, डेविएशन डेल्टा, ये आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ये तो आपको पता है। अगर आप इस तरह से बच्चों रख के इसको सॉल्व करोगे तो डेविएशन व्हाट एवर I1 प्लस I2, मतलब I1 हमारा 45 था, I2 भी 45 आ गया, तो 45 प्लस 45 यानी डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस ऑफ प्रिज्म एंगल बच्चों कितना था, बिकॉज ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री के बराबर था। इस तरह से डेल्टा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो आंसर इसका होगा 45 डिग्री 30 डिग्री।
और इस प्रकार से जो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जा रहा है बच्चों वो है ऑप्शन सी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कहा गया द रे डायग्राम कुड बी करेक्ट। रे डायग्राम करेक्ट हो सकता है जब क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 में इस तरह से एक लेंस बना के दिया गया है। यहां पर बच्चों एक लेंस बना के दिया गया है, कोई लाइट रे ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, और कोई लाइट रे और जो गया हुआ है पैरेलल लाइट बीम ऐसे गया हुआ है बच्चों। ये लाइट रे कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज हो गया है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का n1 दिया, यहाँ का nG दिया और यहाँ का n2 दिया है। बच्चों उल्टा एक्शन हो रहा है, इसका शकल तो कॉन्वेक्स जैसा है लेकिन ये व्यवहार कॉन्केव जैसा कर रहा है। अगर कॉन्वेक्स लेंस का व्यवहार कॉन्केव की तरह से हो रहा है इट मीन्स जो मीडियम है वो जो हम सोच के लेंस को बनाए थे उसका उल्टा मीडियम है। उल्टा मीडियम होने का मतलब अंदर का मीडियम इस बार बाहर के रेस्पेक्ट में रेयर हो गया, यानी बाहर का मीडियम अंदर के रेस्पेक्ट में लेंस के रेस्पेक्ट में ज्यादा डेंसर हो गया। बच्चों अगर ये कंडीशन होता n1 ग्रेटर देन nG होता तो नो डाउट ये लाइट रे को कन्वर्ज कराता, जो जैसा शकल था वैसा एक्शन भी करता, लेकिन यहाँ पर एक्शन उल्टा हुआ। आप देखिए लाइट रे डाइवर्ज हो रहा है। इट मीन्स बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास जो n1 रहा होगा वो ग्रेटर देन रहा होगा nG। जहाँ तक n2 की बात है तो और तो कोई यहाँ तरीका दिख नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ये एक ही मीडियम हो सकता है, वो यहाँ के अंदर n2 इक्वल टू n1 होगा, लेकिन ये बाहर का जो मीडियम होगा वो अंदर वाले मीडियम से ज़्यादा डेंस होगा, तभी इसका एक्शन उल्टा यहाँ आ रहा होगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा n1 इक्वल टू n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन nG। इसका मतलब करेक्ट चॉइस यहाँ जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन सी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमसे कहा गया है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ स्मॉल f प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज x times the size of an object, okay, then the distance of the object from the lens। okay, कॉन्वेक्स लेंस का केस है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, सोल्यूशन पार्ट। कॉन्वेक्स लेंस का केस है और यहाँ के अंदर मैग्निफिकेशन की बात की गई है। मैग्निफिकेशन इमेज इज x टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन वो बता दिया है इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में x गुना है, मतलब मैग्निफिकेशन x है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे मैं बना देता हूं, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे रियल इमेज बनने की बात की गई है, डिस्टेंस x रियल इमेज x टाइम्स, मतलब यहाँ रियल इमेज की बच्चों बात हो रही है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ऑब्जेक्ट मान लो कहीं पे है और रियल इमेज इधर कहीं बच्चों बनेगा। रियल इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में बच्चों x गुना है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम लोग लिखते थे v/u और एक फार्मूला बन रहा था f डिवाइडेड बाई u प्लस f, याद होगा आप लोगों को लेंस के लिए। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ के अंदर कह रहा है x है, क्योंकि ये रियल इमेज बना रहा है तो उल्टा बनाया होगा, तो यहाँ x की बजाय मैं -x लिखूंगा क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। रियल इमेज अगर ये बनाएगा तो मैग्निफिकेशन बच्चों निगेटिव होगा। यहाँ पर हमारे पास ये होगा f डिवाइडेड बाई f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ तो यहाँ पॉजिटिव ही होना, कॉन्वेक्स लेंस है, u प्लस f ऐसे हो गया। हमसे पूछा u क्या होगा, u को निकालते हैं। यहाँ u जो भी होगा प्लस माइनस अभी पता चल ही जाएगा बेटा जी। अभी यहाँ साइन कर, आपके पास दो चॉइसेज हैं, या तो यही साइन कन्वेंशन u का रख दो या फिर बाद में रख लेना। यहाँ के अंदर बच्चों अभी मैं रख दूं तो ये माइनस ही हो जाएगा और f के लिए प्लस f हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, प्लस हो जाएगा u इंटू एक्स माइनस ऑफ x इंटू एफ इक्वल टू f हो गया। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मुझे निकालना u इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर f कॉमन हो जाएगा 1 प्लस x हो गया।
और यहाँ पर बेटा हम अगर ध्यान से देखें तो x की वैल्यू मेरे पास जो u की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इंटू क्या हो गया f। यही बच्चों यहाँ के लिए हमारा आंसर होगा। और अगर आंसर ये है तो करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी, वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। अगर मान लो मैं यहाँ पहले से माइनस यू ना लिखता तो यहाँ पर आंसर मुझे माइनस में मिलता, जिससे ये पता चलता कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा है। अगर मैंने ऑलरेडी माइनस यहाँ रख दिया है तो हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड दिखेगा जो कि यहाँ ऑप्शन में आ रहा है। तो फिलहाल करेक्ट चॉइस जो हमारा आ गया बच्चों वो हो गया ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों एक सिंपल सा प्रश्न ऐसे बोला गया है, इफ यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें ऐसे बताया गया है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका बताया गया म्यू, यहां पर बच्चों आई जे करके लिखा है, यहां पर आई यहां पर जे। कह रहा अगर ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम आई टू मीडियम जे, मतलब मीडियम जे हमारा दूसरा मीडियम हो गया, मीडियम 1 पहला मीडियम हो गया, मीडियम आई हमारा पहला मीडियम हो गया। देन प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ प्रोडक्ट पूछा गया बच्चों म्यू म्यू म्यू, और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर बच्चों 2 3, और यहाँ पे अगले में 3 4। इसका प्रोडक्ट हमसे पूछा गया कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब होगा म्यू जे डिवाइडेड बाय म्यू आई। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों अगर ऐसा लिखा है तो ये होगा म्यू 1 अपान म्यू 2, ये होगा बच्चों म्यू 2 अपान म्यू 3, और ये होगा बच्चों म्यू 3 अपान म्यू 4। मेरे प्यारे बच्चों देखो आप बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी। अगर बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं तो यहाँ के अंदर ये हमारे पास हो जाएगा म्यू 1 अपान म्यू 4। ठीक है, ये आ गया बच्चों यहाँ पर इतने पूरे की वैल्यू इतने के बराबर आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर इसको आप समराइज करके लिखो तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 4। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर मुझे मिलेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों यहाँ कहा गया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज एफ। मिरर की बात हो रही बच्चों, मैं एक मिरर यहाँ बना देता हूँ, कॉन्केव मिरर, इसका फोकल लेंथ एफ है। यहाँ पर कहीं बच्चों इसका फोकल पॉइंट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, उसके मिड पे जाएंगे तो यहाँ कहीं फोकल पॉइंट मिलेगा, सपोज एफ है। कह रहा है फोकल लेंथ इसका एफ है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स। ये जो फोकस जिसको मैं प्रिंसिपल फोकस कह रहा हूँ यही होगा हमारा। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ कहीं है, ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल फोकस की जो दूरी है बच्चों, ये वाले डिस्टेंस को बोला गया, ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स। अच्छी बात है। फिर हमसे कहा गया द रेशियो ऑफ साइज ऑफ रियल इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। देखिए बच्चों अगर ये वाली वैल्यू ऑब्जेक्ट से फोकल पॉइंट तक की दूरी x है और इसका फोकल लेंथ कितना है, स्मॉल f है, तो यहाँ बच्चों इसके ये वाले पॉइंट से पोल से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस एफ, यानी u की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई x प्लस एफ। मैग्नीट्यूड में इतना होगा। मैग्निफिकेशन हमसे पूछा गया बच्चों, किसी मिरर के लिए मैग्निफिकेशन आता -v अपान u। इसको मॉडिफाई करके एक रूप मैंने दिया था बच्चों, आप लोगों को याद होगा 1 अपान v प्लस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f। ये मिरर के लिए बेसिक इक्वेशन होता है। यहाँ पर मैं एक काम करूँ, u से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा u बाई एफ प्लस आप 1 इक्वल टू u बाई v, यहाँ रहेगा, माफ करिएगा, u बाई v प्लस आप 1 इक्वल टू u बाई एफ। ओके, इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा u अपान v इक्वल टू u अपान एफ माइनस 1। ओके, अब यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास आ जाएगा u अपान v, दिस मच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ, यानी v बाई u की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ।
अगर मुझे मैग्निफिकेशन यहां देखना है तो मुझे चाहिए माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू के जगह पर बच्चों मेरे पास हो जाएगा कितना, एफ डिवाइडेड बाई, इसको लिख दूं एफ माइनस यू, ऐसे आ जाएगा। तो यहां आ गया एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। ठीक, मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। उसने हमसे कहा है कि यहां पर आप बताइए, क्या पूछ रखा है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन पूछा, इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज। चलिए वैल्यू रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एफ फोकल लेंथ यहां के लिए निगेटिव होता है, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ बच्चों निगेटिव होता है। ये हो गया माइनस एफ, यहां हो गया माइनस एफ। यू की जहां तक बात है बच्चों, यू हमारे पास है एक्स प्लस एफ, लेकिन निगेटिव होगा। यहां के अंदर बच्चों माइनस ऑलरेडी है, और एक बार फिर मैं माइनस करके इसको लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यू हमारा निगेटिव होगा, माइनस एक्स प्लस एफ रखूंगा तो निगेटिव पहले से था और एक निगेटिव ये वाला बच्चों प्लस हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस ऑफ एफ। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर बच्चों ये वाला एफ यहां से कैंसिल हो गया और मेरे पास मैग्निफिकेशन मिल गया माइनस एफ अपॉन एक्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ये आंसर हो रहा बच्चों तो यहां पर जो हमारा चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस यहां के लिए बच्चों आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों यहां कहा गया है व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर। ओके, if green light is just totally internally reflected, then emerging ray in air contains। देखिए एक डायग्राम छोटा सा बना के दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना के दिया है, ऐसे दो मीडियम का इंटरफेस है और ये बच्चों नॉर्मल का काम करेगा। यहां से कोई लाइट ऐसे गया है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या होगा, ग्रीन लाइट कह रहा ऐसे जा रहा है, ग्रीन लाइट बिल्कुल ग्रेज करता हुआ जा रहा है, दोनों मीडियम के अलांग जा रहा है, दोनों मीडियम के पैरेलल जा रहा है, दिस इज ग्रीन लाइट। ओके, तो यहां पर जो मैंने लाइट भेज रखा VIBGYOR, ये चीज पढ़ाते समय मैं आपको भली भांति बता चुका हूं बच्चों। और ये इधर का मीडियम जो है वो ग्लास वाला मीडियम है, इधर का मीडियम एयर वाला मीडियम है, यानी TIR की पॉसिबिलिटी है बच्चों। तो यहां अगर ग्रीन कलर को देखें तो ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल केस बना, ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल केस बना बच्चों। यहां पर ये वाला जो एंगल होगा वो ग्रीन के लिए क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो और क्रिटिकल एंगल जो हमारा होता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल जो हमारा होता है, क्रिटिकल एंगल ज्यादा है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड कम होगा, उल्टा होता मैंने बताया है। अगर यहां पर क्रिटिकल एंगल बच्चों हमारा कम आ रहा है, क्रिटिकल एंगल का रिक्वायरमेंट कम है, तो म्यू की वैल्यू इसका मतलब ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा म्यू की वैल्यू वायलेट के लिए होगा, वायलेट इंडिगो ब्लू के लिए म्यू की वैल्यू जो होगी बच्चों वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रीन। तो ये तीनों तो पक्का इनका TIR हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाले क्रिटिकल एंगल के लिए, ये वाले एंगल के लिए ग्रीन हमारा लाइट जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ग्रीन के लिए क्रिटिकल एंगल है, तो ये एंगल बच्चों वायलेट इंडिगो और ब्लू के लिए क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा, यानी उसी एंगल पर इनका अच्छे से TIR हो जाएगा। वायलेट यहां आ गया, इंडिगो यहां आ गया बच्चों, और ब्लू यहां आ गया, ऐसे हो जाएगा। रहा सवाल किनका TIR नहीं होगा, बाकी इधर वाले का TIR नहीं होगा। रेड का बच्चों यहाँ रेड सबसे बाद में आके पहुंचेगा, फिर बारी होगी यहाँ पर, यहाँ तो ग्रीन था, यहाँ बारी होगी बच्चों ऑरेंज की, और यहाँ बारी होगी रेड की। तो सवाल उठा एयर में कौन कौन पहुंचा, एयर में कौन कौन पहुंचा, रेड ऑरेंज एंड येलो। और ऑप्शन में जाके अगर इसको मैं देखने का प्रयास करूं तो बच्चों यहां पर करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन ये। देखें आप लोग यहां पे जो करेक्ट हमारा सिलेक्शन होगा ये बच्चों आ जाएगा ऑप्शन ये। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बच्चों बोला गया है ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, the radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter,
कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में 60 सेंटीमीटर के बराबर है, तो फोकल लेंथ यहाँ के अंदर लेंस का क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, किसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो फोकल लेंथ की वैल्यू आती है r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। बाहर का मीडियम एयर है, अंदर का कोई और मीडियम है, तो उस केस में बच्चों ऐसा कोई इक्वेशन बन के आता है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को 60 सेंटीमीटर दिया गया है, म्यू की वैल्यू यहाँ 1.6 दी गई है, तो ये हो जाएगा r दैट इज 60 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू 1.6 माइनस आप बच्चों 1 हो गया, यानी कि आ गया 60/0.6, यानी कि बच्चों यहाँ पर 600 डिवाइडेड बाई 6, यानी आंसर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा आएगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया वी कंबाइंड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2 एंड their combined focal length was capital F. Okay. The combination of these lenses will behave like concave lens if, ये पूरा कॉम्बिनेशन concave lens की तरह से व्यवहार करे। We have question number 9 and here the question says two lenses. First one is convex lens, second one is concave lens। ऐसे ये दो लेंसेज को बच्चों कंबाइंड करके ऐसे रखा गया है। यहाँ का फोकल लेंथ हमारा f1 है और यहाँ का फोकल लेंथ f2 है, पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बोला गया f है। तो हमसे पूछा गया ओवरऑल लेंस हमारा कॉन्केव की तरह से व्यवहार करे, उसके लिए f1 f2 में क्या रिलेशन होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर f1 f2 में रिलेशन क्या होना चाहिए उसको ऐसे हम लोग देखेंगे। अगर पूरा कॉम्बिनेशन कॉन्केव की तरह से व्यवहार कर रहा है, इट मीन्स कॉन्केव यहाँ डोमिनेट कर रहा है। कॉन्केव डोमिनेट अगर करेगा बच्चों, इसका मतलब कॉन्केव का पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स। ओवरऑल लेंस कॉन्केव मतलब कॉन्केव का जो ऑप्टिकल पावर है, जिसको 1/4 फोकल लेंथ लिखते हैं, वो कॉन्वेक्स की तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि उसको मुझे डोमिनेट कराना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1/f2 विल बी ग्रेटर देन 1/f1। उल्टा करूंगा बच्चों तो f2 विल बी लेस देन f1। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए हमारे पास जो होगा f2 विल बी लेस देन f1, या उल्टा बोलें तो f1 विल बी ग्रेटर देन f2। तो यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा आएगा दिस विल बी ऑप्शन ए। यहां के लिए करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। एक छोटा सा प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज सुपीरियर टू एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है, उसका क्या कारण है। हैविंग बेटर रिजॉल्विंग पावर, बीइंग इजी टू हैंडल, लो कॉस्ट, क्विकनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सर ऑप्शन बी सी डी ये नहीं सही हो जाएंगे, ये ऐसे ही बनाए गए हैं। यहां पर करेक्ट चॉइस जो होगा वो ऑप्शन ये होगा। बेटर रिजॉल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर बढ़िया है। जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसकी रिजॉल्विंग लिमिट बहुत कम है और रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा है। हम बेटर रिजॉल्यूशन उससे कर पाते हैं, इसीलिए वो सुपीरियर है औरों पे। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा, इसमें किसी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आंसर टिक करने की आवश्यकता है। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा आ जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज टू इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर λ1 इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम एंड λ2 इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। देन रेशियो ऑफ दियर रेस्पेक्टिव रिजॉल्विंग लिमिट। यहाँ पर रिजॉल्विंग लिमिट का रेशियो पूछा गया है बेटा जी, यहाँ रिजॉल्विंग लिमिट का रेशियो पूछा गया है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात यहाँ के अंदर की गई है। देखें सब लोग क्वेश्चन नंबर 11। रिजॉल्विंग लिमिट जो हमारे पास होता है बच्चों वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर चाहे वो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप हो, रिजॉल्विंग लिमिट लैम्डा के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और यहाँ रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ के अंदर बच्चों रिजॉल्विंग लिमिट का रेशियो पूछा गया है पहले केस में, और दूसरे वाले वेवलेंथ के लिए ये सीधे सीधे लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 के बराबर होगा, और लैम्डा 1 हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 5000 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ के लिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 अपान क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 अपान 5, और करेक्ट चॉइस जो हमारे पास इस प्रकार से होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया है द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जहां तक बात है बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जो कि अपर्चर में छोटा होता है, और आई पीस जो हमारे पास होगा बच्चों वो अपर्चर में बड़ा होता है। आपको बताया था टेलीस्कोप का जस्ट उल्टा केस यहाँ होता है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम बच्चों यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का पहले, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का पहले क्या बनाता है, इंटरमीडिएट इमेज बनाता है। पहला इमेज यहाँ पर बनाता है जो कि रियल होता है और इन्वर्टेड होता है और एनलार्ज होता है, क्योंकि इसकी कोशिश यही होती है थोड़ा सा एनलार्जमेंट ये लाएगा, फिर इसको बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर देगा। फाइनल इमेज ये बनाता है, फाइनल इमेज बच्चों ये बनाता है। हम व्यवस्था ऐसे ही करते हैं कि ये वाला जो हमारा इमेज है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में आ जाए, ताकि ये जो हमारा आई पीस वाला लेंस है ये बच्चों इसका बड़ा इमेज यहाँ पर ऐसे बना सके। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार का इमेज, यहाँ ये फाइनल इमेज हमारा बना, ये इनिशियल इमेज या इंटरमीडिएट इमेज। तो यहाँ पर ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनेगा। अब इसके द्वारा बनाया गया इमेज पूछा गया कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा या लार्ज होगा। ऑब्जेक्ट से तुलना करें तो लार्ज तो होगा ही, हम छोटा थोड़े ना इमेज को बनाएंगे कि हमारा लक्ष्य ना मिले। यहाँ तो सब मिला जुला करके साइज को मुझे बड़ा देखना है, तो कोशिश यही होगी कि इमेज बड़ा बनाया जाए। तो यहाँ के अंदर बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी, रियल एंड एनलार्ज। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस बच्चों हम लोग लेंगे ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों कहा गया दी ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेज मैग्निफिकेशन ऑफ 10। ऑब्जेक्टिव लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है 10 के बराबर। ओके, इन ऑर्डर टू गेट ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ 100 व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमारा फाइनल इमेज बन रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस शुड बी। बच्चों जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का जहाँ तक सवाल होता है दोनों लेंस मिल करके कराते हैं। ओवरऑल मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है बच्चों मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई मैग्निफिकेशन बाई आई पीस, और ये वाला मैग्निफिकेशन मुझको दिया है ओवरऑल मैग्निफिकेशन को 100 के बराबर दे रखा है। और यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो मैग्निफिकेशन किया गया है ऑलरेडी मेंशन है, ऑब्जेक्टिव के द्वारा मैग्निफिकेशन 10 है, तो ऑब्वियसली आई पीस के द्वारा मैग्निफिकेशन हमारा बच्चों क्या आ जाएगा 10। इसका मतलब आई पीस के द्वारा भी मैग्निफिकेशन 10 के बराबर होगा। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आई पीस के द्वारा मैग्निफिकेशन कराया गया, केवल आई पीस को देखें तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से रिएक्ट कर रहा है, और हमारा फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। ठीक है, और ऐसे केस में ये मैग्निफिकेशन जो आई पीस के द्वारा होता है, अगर आपको याद हो तो ये होता 1 + d/f। ठीक है, इक्वल टू यहाँ के अंदर आ गया 10, इतने की वैल्यू ये हो गया, और यहाँ दिस मच इज इक्वल टू 10 है, गिवन है। यहाँ के अंदर बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 25, डी के जगह 25। मैंने इतना क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो ये वाला केस होगा। इनफाइनाइट पे बन रहा होता तो केवल d/f लेते।
फिलहाल ये हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर हो जाएगा f, दिस विल बी इक्वल टू 10। ओके, इस प्रकार से बच्चों हमारे पास क्या हुआ, 25 अपॉन f इक्वल टू 9, और इस प्रकार से बेटा f की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और चॉइस वाइज अगर मैं देखूं तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा अगला है 40। ओके, इसमें कहा गया है इन कवालर इन इंडिया द एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग अ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव है डायामीटर ऑफ 1 मीटर। एक ऐसा टेलीस्कोप साइंटिस्ट महोदय लोग यूज कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव का डायामीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस रहा होगा, उसका डायामीटर 1 मीटर था। ओके, फिर आगे बोला गया नाउ स्टार्टेड यूजिंग टेलीस्कोप ऑफ डायामीटर 2.54 मीटर। अब ऐसा टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं जिसमें डायामीटर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव का बोला गया होगा 2.54 मीटर। 1 मीटर की बजाय डायामीटर बच्चों 2.54 मीटर हो गया। तो यहां पर कहा गया क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, किसी टेलीस्कोप का जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर वो हमारे पास होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी कि डायामीटर को बच्चों 1 से बढ़ाकर डायामीटर को 2.54 अगर कर दिया गया, 1 मीटर से बढ़ाकर इतना मीटर करा दिया गया, तो जितना गुना, जितना टाइम्स मैं डी को बढ़ाऊंगा, डायामीटर को बढ़ाऊंगा, उतना टाइम्स बच्चों रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस हमारा हो गया ऑप्शन ये कह रहा है द इंक्रीज इन द रिजॉल्विंग पावर बाई 2.54 टाइम्स फॉर दी सेम लैम्डा। सेम लैम्डा के लिए बच्चों ये 2.54 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो यहां के लिए जो हमारा करेक्ट चॉइस होगा दिस विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ये बच्चों यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया। ओके, चलते हैं अगले। नाउ वी है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है स्फेरिकल एवर्शन इन ए थिन लेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाई। स्फेरिकल एवर्शन बच्चों क्या होता था, क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 सॉल्यूशन। देखिए कोई लेंस होता था ऐसे, यहां पर बच्चों एक लेंस मैंने यहां पर बना दिया ऐसे। यहां पर लेंस में किसी ड्रॉबैक की वजह से तमाम सारे रेज जो बच्चों ऐसे जा रहे थे, कोई रेज यहां से गया, कोई रे बच्चों यहां से गया, तो ये सारे रे एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे थे। ये वाला रे कहीं दूर जाके कंसंट्रेट हुआ, और बच्चों ये वाला रे जो हमारा आ रहा था वो जल्दी कंसंट्रेट हो गया, जल्दी यहाँ सेंट्रलाइज हो गया, फोकस हो गया। यानी यहाँ पर जो इमेज बनेगा ऐसे फैला हुआ रहेगा, ब्लर सा रहेगा। लेंस के इस ड्रॉबैक को हम लोगों ने स्फेरिकल एवर्शन का नाम दिया था। अब मैंने कहा था अगर यहाँ इसके सामने एक स्टॉप लगा दिया जाए, स्टॉप लगा दिया जाए, तो यहाँ पर ये जो बीच वाले रेज हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, तो ये वाले ड्रॉबैक से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाएगा, ये वाली कमी को दूर की जा सकेगी। अगर लेंस का मैं ऐसे फ्रंट व्यू देखूं, तो लेंस का फ्रंट व्यू मैं देख रहा हूं बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे एन्यूलर मास्क अगर मैं लगा दूं, एन्यूलर मास्क ये ढक जाए ऐसे, कहने का मतलब यहाँ पर स्टॉप में लगा दूं तो ये वाले रेज नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पर बात वही हुआ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, सेम बात यहाँ बता रहा हूँ, बशर्ते यहाँ पर बच्चों मैं इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप साइड व्यू देख रहे थे। इस तरह से बच्चों अगर इसके सेंट्रल पोर्शन को ढक दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बीच में हो सकता थोड़ा ओपन भी कर दें, तो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ से जाने वाले रेज जब रुक जाएंगे, ये वाले रेज रुक जाएंगे, तो एक ही जगह जाके रेज कंसंट्रेट होंगे और स्फेरिकल एवर्शन में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, थोड़ा बहुत उससे हम लोग छुटकारा पा जाएंगे। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन सी, यूजिंग अ सर्क्यूलर एन्युलर मास्क ओवर द लेंस। ओके बच्चों, यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों कहा गया है अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ये मिरर, प्लेन मिरर। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, कोई सा ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात कर रहा हूं। वी हैव एन ऑब्जेक्ट,
यहाँ पर किसी प्लेन मिरर के सामने इसको रख दिया गया, ये रहा प्लेन मिरर बच्चों। यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर बच्चों एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे मैं बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जस्ट कंसीडर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ये वाली दूरी बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका इमेज जो हमारा बनेगा इधर 10 सेंटीमीटर पे कहीं ऐसे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे। यहाँ पर इमेज हो गया कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पर ही बना। चलो अच्छी बात है। इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, आप क्या हो, आप यहाँ कहीं हो, आप कहीं यहाँ पर हो बच्चों। कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ कहीं है। कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर। कहाँ से, मिरर से। मिरर से देखें तो इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि सर आप ये बताइए द डिस्टेंस फोकस्ड फॉर योर आई विल बी। यहाँ पर बच्चों अगर इमेज को देखना हो, इमेज को कह रहा, वो इमेज को देख रहा है, तो इमेज को देखेगा तो कितने डिस्टेंस पर उसे फोकस करना पड़ेगा। यानी ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी कि ऑब्जर्वर से इमेज की दूरी कितनी होगी। तो 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, 10 सेंटीमीटर बच्चों इधर हो गया, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों 30 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर यहाँ के अंदर आ गया ऐसे। और इस तरह से टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास होगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगा 30 प्लस 10। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से मेरे पास आ गया 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ के लिए जो आएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा हो गया ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों यहाँ कहा गया है अ ग्लास स्लैब जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आप लोग देखें क्वेश्चन में, आप थिकनेस 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द इंक स्पॉट। क्वेश्चन नंबर दिस इज 17 एंड इट्स सॉल्यूशन। लेट्स एंजॉय। यहां के अंदर बच्चों एक ग्लास का स्लैब है, मैं यहां बना देता हूं। ये बच्चों रहा ग्लास का स्लैब, ऐसे ऐसे ग्लास के स्लैब को यहां पर मैंने रखा हुआ है, और यहां इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ये वाली थिकनेस 3 सेंटीमीटर के बराबर है। इज प्लेस्ड ऑन इंक स्पॉट। इसके नीचे बच्चों इंक का कहीं पर एक स्पॉट है, ऐसे इसी के ऊपर इसको रखा गया है। इंक का एक स्पॉट कहीं पर पड़ा हुआ है, इसी पर इसको रखा गया है, ऐसे ऐसे। तो हमसे कहा गया है अ पर्सन लुक्स इट फ्रॉम ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अबव द इंक स्पॉट। एक आदमी यहां कहीं से उसे देख रहा है, उसकी आंखें मैं बना दूं ऐसे, और इसकी दूरी जो इंक स्पॉट से है ये वाला डिस्टेंस, दिस वन, इंक स्पॉट से मतलब इसके बॉटम से ये एक्चुअल डिस्टेंस दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द स्पॉट विल अपीयर फ्रॉम द पर्सन विल बी टू बी। यहाँ पर जो स्पॉट होगा थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होगा, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, अपीयरेंट शिफ्ट। तो ये वाली दूरी पूछ रहा है क्या होगा, ये वाली दूरी हमारे पास क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ के अंदर बेटा शिफ्ट निकाल लो, उसको शिफ्ट को टोटल में से माइनस कर दो, या यहां पर बच्चों अपीयरेंट डेप्थ निकाल लो। अपीयरेंट डेप्थ या शिफ्ट में निकाल लेता हूं, चलो शिफ्ट। शिफ्ट की वैल्यू ऐसे केस में आपको याद हो रहा होगा, आ रहा था 1 - 1/μ इंटू डी, डी फॉर थिकनेस था यहाँ। ये हो जाएगा 1 - 1 ग्लास है, ग्लास के लिए बच्चों 3/2 हो गया, 1.5 हो गया, दिया भी है। डी, डी की वैल्यू बच्चों 3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां के अंदर ये मेरे पास आ जाएगा, सॉल्व करने पर शिफ्ट की वैल्यू यहां के अंदर हो जाएगा 1 - 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। बच्चों इस प्रकार से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर के बराबर शिफ्ट होगा, मतलब ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो गया, ये टोटल 5 था तो ये कितना बचा 4। यहाँ पर बच्चों ये 4 सेंटीमीटर इसका मतलब आ जाएगा। यही पूछा है पर्सन को कितने गहराई में इंक का स्पॉट दिखेगा। जो स्पॉट यहाँ है उसको थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा ऊपर की ओर, और ये वाली दूरी पूछी गई है जो कि निकालने पर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। कहा गया है रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू द ब्लू लाइट इन वैक्यूम। ध्यान दीजिए वैक्यूम में पूछा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर दिस इज 18। यहां वैक्यूम की बात की गई है। तो जितनी भी लाइटें हैं, जितने भी कलर आप जानते हो वी आई बी जी वाई ओ आर, अगर वैक्यूम की बात है तो वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम होती है बच्चों। सभी तरह के लाइट चाहे वी हो, आई हो, बी हो, जी हो, वाई हो, आर हो, यहां पर ये सातों लाइटें अगर वैक्यूम में चल रही हैं तो उनकी स्पीड सेम होती है। लाइट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी अदर मीडियम में जब ये जाते हैं वैक्यूम के अलावा तो बच्चों इनकी स्पीड बदल जाती है, क्योंकि अलग मीडियम जो होता है इनके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। तो हमसे पूछा गया वैक्यूम में अगर ये चल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा कौन सा है ब्लू लाइट, इनका रेशियो बताइए क्या होगा। बच्चों ये 1 होगा, क्योंकि जहां तक वैक्यूम की बात है, वैक्यूम पर ध्यान दीजिएगा, कोई और होता तो लेस देन 1 हो जाता। ये बच्चों यहाँ ब्लू लाइट है, लेस देन 1 हो जाता। ब्लू के लिए ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, रेड के लिए कम, लेकिन ये वैक्यूम की बात हो रही है तो वैक्यूम में सभी लाइटों के लिए बच्चों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर होगा, और इसलिए रेशियो जो भी होगा वो हमारे पास 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा इक्वल टू यूनाइटी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के लिए आ गया बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बच्चों बोला गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। देन टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल ये डिस्टेंस 500 मीटर इन वाटर। बच्चों कहीं पर दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहीं पर वाटर सपोज करिए इस तरह से किसी रिजर्वायर में बच्चों वाटर इकट्ठा हो। जस्ट कंसीडर दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, ओके। और यहां पर वाटर वाले मीडियम में लाइट को भेजना हो, ये वाली दूरी उन्होंने दे रखा 500 मीटर। अच्छी बात कह रहा लाइट को अगर इसे क्रॉस करना हो तो कितना समय वो लेगा, कितना टाइम लेगा, ये हमसे पूछा गया है। बेटा जी सपोज करिए लाइट इसमें से होकर जा रहा है, तो जैसे ही वाटर के अंदर लाइट जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कम होकर सपोज करिए v हो गया। तो सिंपली मुझे यहाँ क्या लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमें पूछा गया कितना लगेगा, डिस्टेंस हमारा 500 मीटर हो गया, 500 मीटर, स्पीड v हो गया एंड टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। 500 मीटर इक्वल टू हो जाएगा v के जगह पर बच्चों लिखूंगा c/μ। ठीक है, v की वैल्यू लाइट की स्पीड जो है किसी अदर मीडियम में c/μ के बराबर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। बच्चों इस प्रकार से हमारे पास 500 इक्वल टू आ जाएगा c 3 × 10⁸ एंड μ। जो वाटर के लिए μ की वैल्यू है 1.33, या और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको 4/3 लिख सकते हैं। 1.33 का मतलब 4/3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर बच्चों t आ गए। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कोई यहाँ पर आंसर मिलेगा। t की वैल्यू हो जाएगी 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 500 एंड दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ यहाँ के अंदर बच्चों क्या आ जाएगा 8। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आंसर निकालेंगे तो टाइम की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगा 2.22 माइक्रोसेकेंड। 2.22 × 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी 2.22 माइक्रोसेकेंड इसका आंसर होगा। और करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों हमसे कहा गया है अ कंटेनर
ऑफ डेप्थ h is filled with two immiscible transparent liquid of refractive index mu1 and mu2 respectively. The depth of each liquid is h by 2 when viewed from above the apparent depth of vessel. ओके ओके, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक कोई कंटेनर है, कोई वेसल है, कोई बर्तन है, ऐसे। यहाँ पर इसका आधा हिस्सा यानी h/2 पार्ट किसी लिक्विड से, आधा बाकी हिस्सा किसी अदर लिक्विड से फिल्ड है और दोनों इमिसिबल हैं, अलग अलग ऐसे रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे दोनों। यहाँ पर बच्चों कहा गया इसकी गहराई क्या प्रतीत होगी। यहाँ पर कोई अदर लिक्विड है, यहाँ पर कोई अदर लिक्विड है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, अगले का n2 है। इतने पार्ट में मैं ऐसे बना देता हूँ, अलग पार्ट है और इतने में अलग लिक्विड है। तो इसका डेप्थ अगर यहाँ मैं कोई एक मार्क बना दूँ, ये थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा, तो अपीयरेंट डेप्थ यहाँ के अंदर बच्चों जो हमारा होगा उसकी वैल्यू सब मिला जुला के मुझे क्या मिल जाएगी। अगर एक का बात होता तो h/μ लिखता, तो अगर मैं पहले वाले के हिसाब से देखूं तो मैं लिखूंगा h/2 बाई n1, म्यू की जगह n1 है, और दूसरे की वजह से h/2 बाई n2। मैं ये वाला केस आपको बता चुका हूं बच्चों। इस केस में दोनों का क्या होगा, अलग अलग निकालिए दोनों की वजह से और उसको ऐड कर लीजिए। तो हमें ऑप्शन मिल गया h/2n1 प्लस बच्चों h/2 n2, ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा, यहाँ n1 n2 ना देकर μ1 μ2 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n1 n2 की जगह μ1 मु2 कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा चॉइस जो यहाँ के अंदर हो जाएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों, एंजॉय करें। कहा गया क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2 इज थीटा। जब कोई लाइट बच्चों मीडियम 1 से 2 में जाता है तो क्रिटिकल एंगल थीटा है। ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल एंगल कहने का मतलब यहाँ TIR हो रहा होगा। TIR की बात हो रही होगी, मीन्स लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, डेंसर टू रेयर। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 21 की। सपोज करिए यहाँ पर बच्चों दो मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। क्रिटिकल एंगल मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जब जाता है तो क्रिटिकल एंगल थीटा है, मतलब लाइट रे ऐसे ग्रेज करता गया होगा अगर मैंने थीटा एंगल पे लाइट रे को भेजा होगा। यहाँ पर बच्चों ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर हो गया, तभी तो TIR होगा। TIR तभी होगा जब लाइट रे जाए या जाने की कोशिश करे, कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयर। ठीक है, हमसे आगे पूछा गया है कि सर आप ये बताइए, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, देन द स्पीड इन द मीडियम 2। मीडियम 2 में स्पीड क्या इसकी होगी अगर मीडियम 2 में पहुंच पाए तो बच्चों देखो सब लोग, साइन IC इक्वल टू होता μr/μd। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ के अंदर साइन IC का मतलब μr/μd, यानी साइन IC की जगह थीटा हो गया, μr/μd के बराबर हो गया बच्चों। इसको अगर मैं स्पीड के रेशियो में कन्वर्ट करूं तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर हो जाएगा स्पीड इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड इन रेयर मीडियम। यहां मीडियम 1 इज द डेंसर मीडियम, और सवाल में यह बोला गया है बच्चों कि डेंसर मीडियम नंबर 1 में लाइट की स्पीड v है। मीडियम नंबर 1 मतलब डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड v है, vd की वैल्यू क्या हो गया v। तो दूसरे मीडियम में यानी रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, बड़ी सामान्य सी बात है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड होएगी बच्चों v डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ के अंदर आ गया v डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हमारा करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों देखें इसको, कहा गया अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। प्लेन मिरर को एक्स के अलोंग बच्चों रखा गया है, फेसिंग निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, द मिरर इज फिक्स्ड, मिरर अपनी जगह रेस्ट में है।
अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्यूशन पार्ट। प्लेन मिरर को ऐसे रखा गया है x के अलांग, ये मान लो x एक्सिस हो और ये मान लो y एक्सिस हो। तो प्लेन मिरर को बच्चों x के अलांग रखा गया है, यहाँ पर कोई मिरर रखा गया है और करा फेसिंग निगेटिव y एक्सिस, यानी इधर पॉजिटिव y के साइड में ये पॉलिश्ड होगा और बच्चों इसका फेस जो होगा वो निगेटिव y के डायरेक्शन में होगा। सवाल में हमसे फिर आगे पूछा गया है कि कह रहे हैं सर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप देखकर मुझे पता चला कि यहाँ ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा बच्चों वो ऐसे कुछ होगा, ऐसे ऐसे 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब ये हुआ कि इसका x कंपोनेंट मेरे पास जो होगा वो 3i कैप होगा, x कंपोनेंट यहाँ के अंदर जो होगा वो 3i कैप होगा, 3 हो गया x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट यहाँ प्लस y प्लस 4 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव y के अलांग होगा। अगर कोई बॉडी ऐसे मोशन करता हुआ जाए तो इसका जो इमेज होगा, इसका इमेज बच्चों यहाँ पर ऐसे कहीं बन रहा होगा। ये जो इमेज होगा वो कहीं इस प्रकार से मोशन करता हुआ जाएगा, इस तरह से मोशन करता हुआ प्रतीत होगा ऐसे। यहाँ पर बच्चों इसका जो x कंपोनेंट है जितने से ये जा रहा है उतने से यहाँ पर भी x कंपोनेंट प्रतीत होगा। यहाँ पर बच्चों x कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ के अंदर 3 आएगी और y कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ पर ऐसे प्रतीत होगा। अगर इसका y कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट था इधर की ओर है तो अगर ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है तो उतनी वेलोसिटी से इसका y कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, y कंपोनेंट की वेलोसिटी ऐसे डाउनवर्ड होगी। तो बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा -4j, यहाँ 3i कैप, यहाँ पर 4j कैप और यहाँ पर 3i कैप, ऐसे होगा। और अगर इस वेलोसिटी को मैं लिखूं बच्चों तो मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा, यहाँ ये वेलोसिटी हमारी इमेज की है, इमेज की वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगी 3i कैप माइनस 4j कैप। अब हमें बताना है रिलेटिव वेलोसिटी, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर मुझे पता करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेटिव वेलोसिटी का बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये जो मैंने लिखा बच्चों ये वेलोसिटी आप क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमें क्या करना है, इमेज माइनस ऑब्जेक्ट करना, दिस माइनस दिस करेंगे। तो बच्चों दिस माइनस दिस करेंगे तो 3i कैप कैंसिल, दिस माइनस दिस यहाँ माइनस आ जाएगा तो -4j कैप माइनस 4j कैप। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 0i कैप माइनस 8j कैप, जिसको -8j कैप लिखा जा सकता है। और ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ये। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आ जाएगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ये। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों कहा गया ABC आर पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 and n3 respectively. Okay, they are arranged as shown in the figure. A ray is incident at an angle theta on the surface of separation of A and B which is shown in the figure. Okay, डायग्राम दिखाया गया बच्चों। हमसे कहा गया the ray after the refraction into the medium B, the ray grazes क्या ग्रेज कर रहा है, the surface of separation of media B and C. ओके, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ कितने के बराबर होगी ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों इस तरह से यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक नहीं है बल्कि यहाँ 3 मीडियम ऐसे दिखाए गए हैं अलग अलग, इनके इंटरफेसेज पैरेलल है।
इसका नाम ये है, अगले का नाम बी है, अगले का नाम सी है। यहाँ से कोई लाइट ऐसे जाता हुआ दिखाया गया है, फिर लाइट रे यहाँ से बच्चों गया हुआ है ऐसे, कितने एंगल पर, थीटा पर। यहाँ पर फिर लाइट रे ऐसे गया हुआ है बच्चों, फिर यहाँ अगले मीडियम में जाने के बाद लाइट रे दिखाया गया कि ऐसे हो गया, ग्रेज करता हुआ बाहर निकल गया। तो हमसे पूछा यहाँ का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स N3 है, यहाँ का N2, यहाँ का N1। हमसे पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट सही होगा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ के लिए क्या होगी। तो बच्चों मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि अगर इस तरह से पैरेलल इंटरफेसेज हों तो चिंता करने की बात नहीं, मीडियम यहाँ सीधे सीधे मैं N1 और N3 को मान सकता हूँ, और मुझे पता यहाँ आके TIR हो गया, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सीधे सीधे मैं लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन यहाँ लगाऊंगा ये और सी के बीच में, बाकी बीच में कितने मीडियम उससे मतलब नहीं, सीधे सीधे पहला मीडियम मैं ये मानूंगा और दूसरा सी मानूंगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो साइन आई मतलब साइन थीटा अपान साइन आर, इसका मतलब साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ के अंदर बच्चों N2 अपान N1, इसका मतलब N3 अपान N1 यहाँ के अंदर हो जाएगा। दूसरे मीडियम को मैंने सी माना है, पहले मीडियम को ये माना है। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से साइन थीटा बाई 1 यानी साइन थीटा की वैल्यू हो गया N3 अपान N1, ठीक है। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ये, यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन ये, ओके बच्चों। ऑप्शन ये वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर